विनोद कुमार शुक्ल जी की नौकर की कमीज भाग 10। अपनी सुरक्षा के लिए घर की सिटकनी लगा ली। दुनिया की सुरक्षा के लिए किस जगह सिटकनी लगेगी? घड़ी देखना समय देखना नहीं होता। मन हो रहा था कि अब घर बदल लेना चाहिए। एक बार नौकरी खो देने का मन भी हुआ। घर बदलने और नौकरी बदलने के बदले खुद को बदलना चाहिए। किससे अपने को बदलूं? अंदर ही अंदर मैं अपने को बदलने की तैयारी करने में बहुत दिनों से जुटा हुआ था। इसमें बहुत समय लग सकता था। पहले मेरा अंदर टूट-फूट कर कुरूप भी हो सकता था, बाद में ठीक। अम्मा की कमी हम दोनों को बहुत खलने लगी थी। हम दोनों के बीच में अम्मा का होना ज़रूरी हो गया था। कुछ दिनों पहले मैंने बड़े भाई को पत्र लिखा था कि अम्मा का अब यहाँ होना ज़रूरी है। अम्मा अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। जिस दिन उनके आने का मन हो तो मैं छुट्टी लेकर लेने के लिए आ जाऊँगा। यदि उन्हें आसानी से छुट्टी मिल जाए तो भाभी बच्चों को लेकर वे भी आ जाएँ। बड़े भाई को छुट्टी मुश्किल से मिलती थी। उनसे काम में बहुत गलतियाँ होती थीं। एक बार तो इतनी बड़ी गलती हो गई कि साहब खुद फँस गए थे। बड़े भाई की नौकरी जा सकती थी। बच्चों के साथ वे साहब के पास माफ़ी माँगने गए। भाभी को भी ले जाने वाले थे, पर कुछ सोचकर कि उनसे कुछ गलत असर पड़ सकता है, नहीं ले गए। बच्चों के साथ उनको देखते ही साहब ज़ोर-ज़ोर से डाँटने लगे थे। सबसे छोटी 3 साल की किन्नी और उससे बड़ा 4 साल का किन्ना, दोनों ने तब रोना शुरू कर दिया था। बच्चों का रोना सुनकर साहब और भड़क गए। धक्के मारकर निकलवा नहीं सकते थे, नहीं तो निकलवा दिए होते। बाई साहब अंदर से यह सब देख रही थीं। वे आईं और किन्ना और किन्नी को एक-एक बिस्किट पकड़ा दिए। 6 साल के बड़े लड़के गुड्डन ने बिस्किट लेने से इनकार कर दिया। बाई साहब ने बिस्किट उसकी जेब में डाल दिया। किन्ना किन्नी के बाद में नहीं रोए, बिस्किट खाने में लगे रहे, जबकि बड़े भाई को साहब ने और डांटा था। बड़े भाई कहते थे कि किन्ना किन्नी के कारण उन्हें माफी मिली। वे गुड्डन के ऊपर गुस्सा थे। साहब के घर से जब वे बाहर निकले तो उन्होंने गुड्डन से कहा कि जेब से बिस्कुट निकाल कर खा लो, परंतु उसने बिस्कुट सड़क पर फेंक दिया। उन्होंने गुड्डन के सिर पर तमाचा मारा। सड़क पर था इसलिए गुड्डन बिल्कुल नहीं रोया। किन्नी बिस्कुट जमीन से उठाकर खाने लगी। मैंने उनसे शादी के लिए मना किया था। तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, शादी करना अब जरूरी हो गया है। शादीशुदा आदमी नौकरी के प्रति ईमानदार होता है। बच्चे हो जाने के बाद वह और भी ईमानदार हो जाता है। जब उन्हें यह मालूम हुआ होगा कि कुछ महीनों बाद मैं बाप बनूंगा, तब उन्हें बहुत खुशी हुई होगी। नौकरी के लिए मेरी ईमानदारी कम होती जा रही थी, परंतु साहब के लिए बढ़ती जा रही थी। काम में अभी भी मेहनत से करता था, परंतु दफ्तर आने जाने में लापरवाह हो गया था। नियम से डॉक्टर के घर का सुबह का खाना पत्नी बनाने लगी थी। डॉक्टर की विधवा बहन उसके साथ होती। वहां से लौटकर आने के बाद घर के लिए खाना बनाती। रोज डॉक्टर के घर से कुछ न कुछ ले आया करती। चुनरी साड़ी बहुत पहले मौके चौकी की साड़ी होकर फट चुकी थी। डॉक्टर ने उसे चौके के काम के लिए एक पुरानी साड़ी दी थी, जो चौके के लिहाज से बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे दिन का खाना घर में बनना बंद हो गया। उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। उसे रात को दूसरे दिन के लिए पराठे सेकने पड़ते। दफ्तर में काम बहुत बढ़ गया था। पानी न गिरने के कारण गांव में जत्थे-जत्थे के किसान बीज, कुएं इत्यादि की तकावी के लिए दफ्तर के सामने पेड़ों के नीचे बरामदे में बैठे रहते। मैं पराठे लेकर सुबह 8 बजे घर से बाहर निकल जाता। साहब के बंगले का छुट-पुट काम करके दफ्तर चला जाता था। बाई साहब के साथ मेरा बाजार जाना अधिक दिन नहीं चला। अकेले जाकर मैं सामान ले आता था। बाई साहब सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो गई थी। कई बार बंगले में, गैरेज में मुझे खाना खाना पड़ता था। इस बीच कमजोरी के कारण मेरी भी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर साहब ने मुझे भी ताकत की दवाइयाँ दी। छत की परेशानी नहीं थी। पानी गिरना बंद हो ही चुका था। कभी गिरता तो 5-10 मिनट के लिए थोड़ी बौछार होती और पानी बंद हो जाता। डॉक्टर साहब के बैंक इत्यादि का काम भी मैं करने लगा था। दफ्तर में भाई साहब का पत्र मुझे मिला कि वे बुधवार को अम्मा को छोड़ने आए थे, परंतु घर में ताला बंद था। पड़ोस के नाऊ और किराने वाले गुप्ता जी से पूछा तो दोनों ने बताया कि बहू डॉक्टर के बंगले में मिल सकती है। दोपहर का समय था। डॉक्टर के बंगले में बाहर कोई नहीं दिख रहा था। उन्होंने घंटी बजाई। कुछ देर बाद चौकीदार निकला। उन्हें और अम्मा को उसने बीमार समझा। उसने कहा कि अभी मरीजों को देखने का समय नहीं है। भाई साहब ने अपना अपना परिचय देकर पत्नी और मेरे बारे में पूछा। चौकीदार ने इनकार कर दिया। उसे कुछ नहीं मालूम था। डॉक्टरनी घर पर नहीं थी, नहीं तो चौकीदार डॉक्टरनी से पूछकर बतला देता। उसने कहा कि पहले वह मेरी पत्नी को काम करने के लिए बुलाने जाया करता था, पर आजकल वह अपने मन से आया जाया करती हैं। हार कर दोनों थके हारे दफ्तर गए। रास्ते में नल देखकर अम्मा और बड़े भाई ने मुंह हाथ धोया। सामान ज्यादा नहीं था।
2 झोला सामान था। अम्मा बिस्तर लाना भूल गई थी। एक छोटी बांस की डोलची थी। डोलची में भाभी ने गुजिया बनाकर भेजा था। भूख लगी तो वहीं खड़े खड़े उन दोनों ने गुजिया खाई। अम्मा का गुजिया खाने का मन नहीं था। हम लोगों के न मिलने के कारण उनका मन घबराने लगा था। दफ्तर के बाहर बड़े भाई ने अम्मा को छोड़ दिया था। गौराहा बाबू से उन्होंने मेरे बारे में पूछा। गौराहा बाबू ने उन्हें बतलाया कि मैं 5 रोज से दफ्तर नहीं आ रहा हूँ। अम्मा से जब बड़े भाई ने गौराहा बाबू की बात बतलाई तो वे रोने लगी। वे कह रही थी कि मालूम नहीं हम दोनों को क्या हो गया है। गौराहा बाबू ने मुझे साहब के बंगले में देखने के लिए कहा था। मेरी पत्नी के बारे में गौराहा बाबू ने बतलाया कि डॉक्टर के बंगले में मिल सकेंगी। मेरे घर से वे होकर आ गए थे। दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई कि यदि इस बार भी कोई नहीं मिला तो अम्मा को बहुत दुख होगा। साहब के बंगले जाने का मन नहीं हुआ। पता नहीं साहब नाराज हो जाते, कह देते जाकर पुलिस में खबर करो। घर लौटने के लिए गाड़ी का समय हो गया था। यह गाड़ी छूट जाती तो दूसरे दिन इसमें जाना पड़ता। और कोई गाड़ी नहीं थी। उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए रुक नहीं सकते थे। अम्मा से उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए, रात को भी हम लौट पाएंगे या कुछ कहा नहीं जा सकता। तब रात को ठहरने में दिक्कत होगी। वैसे पिछवाड़े की खिड़की 2-3 धक्के में टूट जाती। खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस सकते थे, पर मकान मालिक नाराज हो जाता। कोई उनको चोर समझता। अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा पूछ रही थी कि आखिर मैं और पत्नी कहाँ हो सकते हैं। मेरे बारे में पता लगाने के लिए कह रही थी। अम्मा को वे किसके भरोसे छोड़ जाते। अम्मा का मन लौट कर जाने को नहीं था। स्टेशन आ जाने के बाद अम्मा को याद आया कि गुजिया की डोलची दफ्तर में किसी को दे देते तो अच्छा रहता। खैर दोनों वापस चले गए। पत्र को फाड़कर मैंने फेंक दिया था। पत्नी यदि यह सब पढ़ जाती तो रोने लगती। तब भी मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे बतलाया कि अम्मा आई थी बड़े भाई के साथ, लेकिन घर में हम दोनों नहीं थे। ताला बंद देखकर लौट गई। पत्नी ने निराश होकर कहा, मुझे शंका थी कि अम्मा ताला देखकर लौट जाएंगी। यह कहकर वह टप टप आंसू बहाने लगी। रोते रोते उसने कहा, किसने तुमसे ताला खरीदने के लिए कहा था? सब मेरा दोष है? जब घर से हम दोनों को बाहर जाना था ब्लाउज और कपड़ा खरीदने, तब ताला न होने के कारण निकल नहीं पाए थे। ब्लाउज और कपड़ा खरीदने कभी नहीं गए, ताला खरीद कर ले आए। मैं सोच रहा था कि दूसरों की तरह हम दोनों साथ साथ घूम फिर कर खुशियां मनाएं। मुझे घर के अंदर घुसे रहने में कोई दुख नहीं था। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि घुमा कर लाओ, सिनेमा दिखा कर लाओ। तो गड़बड़ी क्या हुई? तुम्हारे सिनेमा देखने की इच्छा नहीं होती? जब भी तुमको अपने साथ बाहर ले जाने के लिए चलने के लिए कहा, तुमने इनकार कर दिया। तुम्हारे साथ जाती तो भी ताला बंद करना पड़ता, वही अच्छा रहता। छत के टपकने की बातचीत के लिए तुमने मुझे डॉक्टरनी के पास भेजा था। मैं डॉक्टर से बात नहीं कर पाया था। तुम डॉक्टर की विधवा बहन के साथ एक बार जाकर डॉक्टरनी से पहचान कर चुकी थी। छत टपकने के कारण हम दोनों का रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने तुम्हें डॉक्टरनी के पास जाने के लिए कहा था, वहां जाकर चावल पचोड़ने और चाय पीने के लिए नहीं कहा था। तुम बाद में बीमार पड़ गए थे और बीमारी में डॉक्टर ने मुफ्त में इलाज किया था। मैंने डॉक्टर के पास जाने के लिए मना किया था। संपत मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गया था। मुझे घबराहट लग रही थी, उसे चक्कर सा आ गया। गहरी चोट लगने से खून का निकलना बंद नहीं होता। उसे अम्मा की बहुत याद आ रही थी। उसका रोना देखकर मैं भी घबरा गया। उसे डर लग रहा था कि आगे क्या होगा। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया। जब उससे कहा कि कल ही जाकर मैं अम्मा को लेकर आता हूँ, तब उसे संतोष हुआ और वह खुश होकर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद पत्नी ने कहा, आजकल मुझे भूख बहुत लगती है, थक भी जल्दी जाती हूँ, रात को नींद बहुत आती है, पर मुझे इस मकान मालिक डॉक्टर को दिखाने के लिए मत कहना। अब डॉक्टरनी मुझे बुलाएंगी तो भी नहीं जाऊंगी, दोहरा काम हो गया है। अम्मा को लेने जाऊंगा तो मेरी गैर हाजिरी में तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मैं मोहल्ले की रौताइन से बोल दूंगी कि वह मेरी सहायता करेगी और ज़रूरत हुई तो मैं उसके साथ सरकारी अस्पताल चली जाऊंगी। परंतु अभी कई दिन हैं, अम्मा को लेने तुम कल जा रहे हो। अगर खतरे वाली बात हो तो तुम डॉक्टरनी के पास चली जाना। कुछ दिन और सह लेंगे, उनसे 2 दिन बाद ही छुटकारा हो जाएगा। आज से छुटकारा हो गया। मैं उनकी खरीदी नौकरानी नहीं हूँ। चौकीदार बुलाने आएगा तो इनकार कर दूंगी। मैं भी दफ्तर के समय दफ्तर में रहूंगा, साहब के बंगले नहीं जाऊंगा। दफ्तर से सीधे घर आकर तुम्हारे पास रहूंगा। अम्मा को लाकर शाम को हम तीनों घर में ताला बंद कर घूमने घूमने के लिए जाएंगे। तब अगर बड़े भाई आ जाएंगे तो ताला बंद देखकर लौट जाएंगे। नहीं लौटेंगे, चाबी नाऊ को दे जाएंगे। नाऊ को चाबी देकर अभी घूमने चलें? उसने पूछा। हाँ,
खुश होकर मैंने कहा। तभी मुझे याद आया कि कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो मुझे बड़े बाबू के घर छुट्टी की दरखास्त लेकर जाना होगा। अभी नहीं जा सकते क्योंकि कल सुबह की एक्सप्रेस से निकलना होगा, इसीलिए बड़े बाबू को खबर करनी होगी। अभी उनके घर जा रहा हूँ। अच्छा, लौट कर आओगे तब चलेंगे। अम्मा का घूमने का बहुत मन होता है, पर संकोच से कुछ नहीं बोलती। अम्मा को लेने जाने का मतलब 25 रुपए का खर्चा, रोजमर्रे के खर्च से अलग खर्च। बाजार में कई चीजें चौगुनी कीमत की हो गई थी। बारिश ना होने से बचा खुचा चावल भी बाजार से गायब हो चुका था। कुछ दिनों से लोगों को राशन की दुकान से बहुत राहत थी, परंतु राशन की दुकान से उधारी सामान नहीं मिलता था। गुप्ता जी की दुकान की उधारी करीब 400 रुपए की हो गई थी। 400 से ऊपर उधारी को न तो गुप्ता जी पहुंचाने दे रहे थे और न मैं पटाकर 400 से नीचे उतर पा रहा था। यानी उन्होंने नकद खरीदने के लिए कहा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जब तक उनकी उधारी पट नहीं जाती, राशन की दुकान से मैं शक्कर चावल गेहूं खरीद नहीं सकता। उन्होंने मेरा राशन कार्ड अपने पास जमा कर लिया था। पत्नी कहती थी 400 रुपए की उधारी हो नहीं सकती। मैंने कहा कि उधार देने वाले को हम लोग शक की नज़र से देखते हैं। मैंने हिसाब समझ लिया है, हिसाब ठीक है। मैंने गुप्ता जी से कहा, मेरे नाम का राशन आप अपनी दुकान में लाते होंगे। हाँ, लाते हैं। शक्कर भी लाते हैं और मुझे तिगुनी कीमतें बेचते हैं। 400 रुपए की उधारी का ब्याज आपसे वसूल करता हूँ। छोटा मोटा व्यापारी हूँ, 400 रुपए में मेरा बहुत काम निकलता है। मैं सोच रहा था कि राशन कार्ड के खो जाने की दरख्वास्त देकर दूसरा कार्ड बनवा लूं, परंतु गुप्ता जी को मालूम हो जाता तो वे उधारी पटाने के लिए सिर पर सवार हो जाते। महंगाई के बढ़ते रहने के कारण लोगों की शिकायत करने की हिम्मत टूट गई थी। झुंड के झुंड देहाती शहर के भिन्न भिन्न हिस्सों में घूमते। उनके पास जो कुछ बचा होता, यानी बर्तन, कंबल, लड़कियां इत्यादि, शहर की सीमा में आते ही लोग दाम लगाकर खरीदने की फिराक में लग जाते थे। शहर के बीच तक पहुंचते पहुंचते वे लोग कुछ बेच बाच, कुछ लुटा कर छुटकारा पाते और जैसे तैसे जान बचाते हुए नौकर बाजार में अपने पूरे परिवार के साथ खड़े हो जाते। लड़कियों को लोगों के पास काम भी नहीं रहता था, तब भी काम कराने ले जाते। पहले से अच्छी अच्छी लड़की छांट लेने की कोशिश करते। नौकर बाजार में बढ़ती हुई भीड़ से और काम मिलने की आशा में लोग 8 बजे के बाद भी देर तक खड़े रहते। इस कारण दुकानदारों को परेशानी होने लगी थी। इनकी भीड़ को अपनी दुकान के पाटे से खदेड़ने के बाद ये दुकान खोल पाते थे। ग्राहकों को इनके बीच से दुकान के अंदर घुसने में कठिनाई होती थी। कई बार दुकानों के पाटे बरामदे में छोटे छोटे बच्चे टट्टी पेशाब कर देते थे। दुकानदार दुकान खोलते समय इस गंदगी को देखता तो गुस्से से आसपास जिस किसी के छोटे बच्चे के साथ पहले देखता, उसको पकड़कर पूरी गंदगी साफ करवाता। उसके बच्चे की गंदगी नहीं भी होती भी दुकानदार के डर के मारे वो सफाई करनी पड़ती। नौकर बाजार में भीड़ के बढ़ते जाने से मजूरी इतनी सस्ती हो गई थी कि एक बटकी पसिया पेज की रोजी में कोई भी काम के लिए तैयार हो जाता। बहुत से मोची बढ़ई खजरू मोची की तरह काम खोजने के बदले भीख मांगने लगे थे। पर अचानक भीख देने की संस्कृति का लोप हो गया था। मैंगो या दुकालू जब पैदा हुआ था, तब ऐसी ही स्थिति या इससे भी खराब परिस्थिति रही होगी। तो मेरे बच्चे के जन्म के समय भी अकाल का समय होगा, मैंने सोचा। अकालू और महंगू जैसे नाम टोटके के लिए भी रखे जाते थे, ताकि बहुत समय बुरा समय उस पर इतना बुरा प्रभाव ना डाल पाए। मुझे अपने बच्चे का नाम महंगू या दुकालू रखना होगा। हजारों लाखों बच्चों के जन्म का समय यही होगा। मजबूर कामगार को भिखारी, भिखारिन बना देने वाले वक्त की बुराइयों से बचाने के लिए। यदि लड़की हुई तो उसका नाम मंगतिन रखना होगा। यह नाम ठीक नहीं होगा। लड़के का नाम टोटके के लिए यथार्थ भी रखा जा सकता था, तो लड़की का नाम टोटके के लिए विचार। यथार्थ अकाल नहीं है, यथार्थ हरे भरे खेत हैं। विचार लड़के का नाम भी हो सकता था। लड़की का नाम बनाने के लिए मुझे विचारदर्शिनी रखना होगा, लेकिन एक अच्छा विचार और एक अच्छी विचारदर्शिनी। दूसरा दिन शनिवार था। कल यदि अम्मा को लेने जाता तो कल ही मुझे लौटना होगा, इसीलिए बहुत सुबह और बीतती रात की एक्सप्रेस गाड़ी ठीक थी। छुट्टी की दरख्वास्त के साथ बड़े बाबू से मिलना जरूरी था। बड़े बाबू जहाँ रहते थे वहाँ एक ही तरह के बहुत से सरकारी क्वार्टर थे। एक ही समान नौकरों के क्वार्टर होने के कारण किसी क्लर्क के लिए निकाले गए कार्बन कागज की प्रतिलिपि से थे। किराए के मकान की तुलना में बहुत सुविधाजनक थे। सभी नौकरी वालों को यहाँ इकट्ठा देखकर लगता था कि इनके ऊपर का आकाश इतना बड़ा और ज्यादा है
इसे अपनी अपनी तरह सोचने के लिए ये लोग अब स्वतंत्र हो गए हैं। इस प्रतिलिपि के बड़े बाबू के घर की पहचान यह थी कि उन्होंने अपने घर के सामने ईंटों का एक छोटा चबूतरा बना रखा था। यह चबूतरा उनकी साइकिल सवारी के लिए था। अगर उनकी साइकिल में घोड़े से भी कम समझ होती तो भी वह इनके बाहर निकलने के वक्त खुद चलकर चबूतरे के पास आकर खड़ी हो जाती। साइकिल सवारी का इनका ऐसा इंतजाम था। बड़े बाबू ने मुझे देखा तो बहुत खुश हुए। वे धोती को लुंगी की तरह लपेटे हुए बाहर टहल रहे थे। आओ आओ कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वे मुझे घर के अंदर ले जाने लगे। घर के अंदर आते ही वे फुसफुसाकर बात करने लगे थे। मैंने ध्यान दिया कि वे इस तरह आड़ में बैठे थे कि बाहर से अंदर घुसने वाला उनको एकदम से नहीं देख सकता था। बाहर भी वे टहल रहे थे। तब जब तक मैं उनकी झाड़ियों के छोटे अहाते के अंदर नहीं आ गया था, तब तक उन्हें देख नहीं पाया था। जैसे ही मैं अंदर घुसा था, उन्होंने मुझे पकड़ा था। उन्होंने मुझे इस तरह देखा कि मैं उनका लड़का हूँ। बाद में उन्होंने देखा कि मैं उनका लड़का नहीं, संतू बाबू हूँ। जब वे घर के अंदर ले जाने लगे तो मैंने कहा था, कमीज उतारने का तो विचार नहीं है बड़े बाबू? आपने मुझे अच्छा चक्कर में डाल दिया। कौन सा चक्कर है भाई? कोई चक्कर नहीं है, उन्होंने कहा। मुझे कल की छुट्टी चाहिए, अम्मा को लेने जाना है। क्यों? क्या बात है? मेरी पत्नी का बच्चा होने वाला है। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती, चेपते हुए मैंने कहा। बहुत खूब, बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल दबी आवाज में उन्होंने कहा, चाय पियोगे? मैं शराब नहीं पीता, मुस्कुराते हुए मैंने कहा। बड़े बाबू एक खामोश जोर की हंसी हंसे। संतू बाबू, मेरा घर भी एक छोटा मोटा माल खाना है। तुम जो कहोगे मिल जाएगा। आजमा कर देख लो। अफीम खाओगे? मैं नशा नहीं करता, मैंने कहा। बड़े बाबू ने हंसते हुए अपनी ढीली हो गई लुंगी कसी। बड़े बाबू, मेरे मन में एक शंका है। यदि आप बुरा ना माने तो कहो। बुरा क्यों मानूंगा? बोलिए। आपके लड़के के संबंध में है। मैंने अपने लड़के के बारे में गंदी से गंदी और बुरी से बुरी बातें सुनी हैं। तुम कहो। मैं सोचता हूँ साहब को अभी तक नौकर नहीं मिला और आपको आपका लड़का। तुम्हारे मन में ऐसी शंका कैसे हुई? मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था। वे उदास हो गए। मैंने कहा, मैं घर में आने वाले लड़के के लिए अपने को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। घर का वातावरण पहले बहुत अच्छा था। पानी तो गिरता नहीं, छत के टपकने की परेशानी नहीं है। पर शुरू में जोर जोर की बारिश हुई थी, उससे अभी तक सीलन है। दूसरी बरसात के पहले मुझे इस मकान को बदलना है। नौकरी से खर्च पूरा नहीं होता। मैं रेडियो बनाने का काम सीखना चाहता हूँ। यदि इस नौकरी में रहूंगा तो 15-20 साल बाद मेरी भी पदोन्नति होगी। मैं बड़ा बाबू हो जाऊंगा और तब किसी दिन मेरा लड़का भी भाग जाएगा। मैं अपने साहब के लिए नौकर, अपने लड़के लड़के को साथ साथ ढूंढूंगा और जब जब अपने नए मातहत बाबू को नौकर की कमीज पहनाकर साहब को खुश रखूंगा। आपके पहले जो बड़े बाबू थे, क्या उनका लड़का भी भाग गया था? नहीं, उनका लड़का नहीं भागा। उनका लड़का बहुत भला है। अब तो वह भी कमाने लगा है, तुम्हारी तरह होगा। मेरे साथ मजबूरी की आदत है, आपके साथ भी यही है। आप मजबूरी की आदत को सिर्फ आदत कहते हैं। काम को तुम मजबूरी कहते हो, उसे तुम अपना कर्तव्य समझ लो। काम को कर्तव्य से जोड़ने के लिए कहते हैं, पर काम को आप आदमी से नहीं जोड़ते। यदि मैं रोज सुबह शाम साहब के बंगले की घास उखाड़ता रहूं, तब भी बहुत खुश होकर आप मुझे वेतन देंगे। काम का कोई दबाव नहीं है, साहब का दबाव है, पर वह भी काम के लिए नहीं है। मालूम नहीं किसके लिए है। साहब की खुशी की फिक्र आप लोग करते हैं, काम की फिक्र किसको है? नौकरी का अनुभव यानी काम को कैसे अटकाना। यदि मैं अच्छी तरह काम करता हूँ तो नया मुल्ला कहलाता हूँ। मुझे लोग पीर के कमरे में बैठने के लिए कहते हैं, कभी सीधे मजार पर जाकर बैठने के लिए कहते हैं। मैं खुर्राट पुराना नौकर होने के पहले रेडियो मिस्त्री बनना चाहता हूँ। बिगड़ा हुआ रेडियो सुधार दूँ, उससे गाने आने लगेंगे, खबरें आने लगें तो मुझे लगेगा मैंने कुछ किया है। यहाँ आदमी को बचाने के लिए अनगिनत फाइलें खोल कर नहीं बैठे हैं, साहब को बचाने के लिए फाइलें हैं। कागज में हमारे दस्तखत को देखकर साहब दस्तखत करते हैं, पर वे हमें कहीं भी दस्तखत करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी झंझटें हुई हैं, साहब उसमें कभी नहीं फंसे। हम लोग फंसते हैं। कागज पर लिखने से मुझे डर लगता है कि गलती तो नहीं हो रही। साले या बड़े भाई, किसी को चिट्ठी लिखता हूँ तो लाल डिब्बे में डालने के पहले 10 बार पढ़ता हूँ कि मैं जो कहना चाहता हूँ वही लिखा है या नहीं। यह तभी तक है जब तक मुझ में थोड़ी बहुत ईमानदारी बाकी है। जब ईमानदारी खत्म हो जाएगी तब मुझे फाइलों से डर लगना बंद हो जाएगा। पहले मुझ में उत्साह था। इसके पहले कि मैं सबकी तरह बेईमान हो जाऊं, मैं इस संस्था से दूर होना चाहूंगा। इस संस्था को अकेला मैं नहीं बचा सकता, कम से कम अपनी ईमानदारी तो बचा सकता हूँ।
आप मेरे बड़े भाई को जानते ही हैं, वे नौकरी के नाम से इस हद तक कमा चुके हैं कि उनका उठना बैठना साहब के लिए होता है। उन्होंने चचेरे बड़े भाई से इसलिए घरेलू संबंध भी तोड़ लिए कि चचेरे भाई बड़े भाई से साहब नाराज हैं। दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं। मैं अपने घर की हालत जानता हूँ, परंतु कुछ भी नहीं जानता। जैसे अपने घर में अपनी बराबरी से बैठाकर मैंगो को खाना खिलाने की इच्छा होती है, लेकिन मैं अभी तक यह नहीं कर पाया। शुरुआत मेरी गलती हुई। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगा हूँ कि भाई साहब मेरे घर के पाटे पर बैठकर खाना खाएँ। उस वक़्त जोर का पानी गिरता रहे तो मज़ा आएगा, जबकि शुरुआत मैंगो से करनी चाहिए और छप्पर को सुधरवा कर अब करनी चाहिए ताकि मैंगो को खाना खाते समय तकलीफ़ ना हो। मुझे अम्मा की सख्त ज़रूरत है। मेरे चुप होते ही बड़े बाबू मेरी हथेली देखने लगे। उन्होंने कहा, संतु बेटे, मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूँ। ना तो तुम नौकरी छोड़ोगे और ना रेडियो का काम सीख पाओगे। इसके लिए तुम्हें दफ्तर से आज्ञा लेनी होगी। आज्ञा तुमको नहीं मिलेगी। घर का वातावरण खराब है तो जिससे खराब है उसे छोड़ दो। नौकरी क्यों छोड़ोगे? घर का वातावरण जितना खराब हो उतना दफ्तर का काम और दफ्तर की जिम्मेदारी बढ़ा लेनी चाहिए। व्यस्त रहना चाहिए। अगर मुझे दफ्तर ना जाना पड़े और ध्यान कोई लड़के की तरफ रहे तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगर भाई साहब को मालूम हो जाए कि तुम्हारे चौके के पाटे पर बैठकर खाना खा लें तो आप उनके गुलाम हो जाएंगे, तो घिन लगने के बावजूद वे ज़रूर खाएंगी। यह मेरी शनिवार की छुट्टी की दरख्वास्त है और छुट्टी नहीं बढ़ाना। सोमवार को आ जाना। बड़े बाबू ने कहा। नमस्कार, मैंने कहा। नमस्कार, उन्होंने जवाब दिया। सुबह जल्दी समय पर उठने के लिए मास्टर जी से अलार्म घड़ी ली। उनसे मैंने कहा, पत्नी की तबीयत खराब रहती है, मुझे अम्मा को लेने जाना है। क्यों? उन्होंने कहा। क्या बहुत खराब है? तुमने मुझे बताया नहीं। जी, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैंने कहा। वे बड़े बाबू की तरह खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा, जब भी ज़रूरत हो घर पर खबर कर देना, हम लोग तुरंत आ जाएंगे। उन्होंने बच्चा होने के पहले की और बाद की सावधानियां मुझे बतलाईं। खैर, आपके और डॉक्टर साहब के घरेलू संबंध है, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है मास्टर जी। तुम्हारी जानकारी में मेरे लायक कोई ट्यूशन हो तो बताना। हाँ, मैंने कहा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। सोमवार को घड़ी लौटा दूंगा। कल भी आप पत्नी से घड़ी ले सकते हैं। मैं पत्नी से कह दूंगा, वो आपके घर घड़ी पहुंचा देगी। उनको तकलीफ मत दो, मैं खुद ले लूंगा। पर आपकी पत्नी घर पर मिलेंगी? इस बीच मैं 2-3 बार आपके घर गया था, घर में ताला बंद था। आप बेवक्त आए होंगे। ऐसे वक्त आइए जब हम लोग हों। अगर मास्टर जी पूछते कि सही वक्त कौन सा है जो हम दोनों घर पर मिलेंगे, तो निश्चित वक्त मैं बतला नहीं सकता था। घर में रहने और बाहर निकलने का कार्यक्रम हम लोग तय नहीं करते थे। जाने के पहले उन्होंने फिर बच्चा होने के पहले और बाद की सावधानियां बतलाईं। इस बार उन्होंने एक बात और जोर दी कि मेरी पत्नी को अधिक से अधिक समय घर में या घर के आसपास ही रहना चाहिए। मुझे भी अधिक समय तक घर या घर के आसपास रहना चाहिए। बार बार घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि दोनों घूमने जाएं तो अस्पताल की तरफ जाएं, अस्पताल से दूर न जाएं। एक झोले में जचकी के समय काम आने वाले कपड़े हमेशा तैयार रखना चाहिए। घर से बाहर निकलो तो काम निपटाकर जल्दी लौट आओ। जैसे पान खाने गए तो पान खाकर तुरंत वापस आ जाऊं। किसी के साथ गप ना करूं। यदि गप मारना हो तो दोस्त को अपने घर ले आऊं इत्यादि। मैंने उन्हें याद दिलाया कि मुझे अम्मा को लेने जाना पड़ेगा। वह भी घर से कई मील दूर और लौटने में कुछ घंटे लग जाएंगे। सुबह से शाम तक मैं घर में नहीं रह पाऊंगा। तब उन्होंने बेफिक्र रहने के लिए कहा और कहा कि मेरी गैर हाजिरी में वे मेरे घर के 2-3 चक्कर लगा लेंगे। रात को आपके घर पर किसी का रहना आवश्यक है। मैं शाम तक घर लौट आऊंगा। तब ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। नहीं भी आएंगे तो मैं अपनी पत्नी को आपके घर भेज दूंगा। मैं शाम तक जरूर लौट आऊंगा। पत्नी डरपोक थी। जब वह घर पर अकेली होती तब अपने को वह पूरे घर में बंद कर लेती थी। रात को घर पर अकेली रहना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पड़ोसियों से उसका ज्यादा मेल नहीं हो पाया था। सहेली के नाम पर शकुन उसकी सहेली थी, जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा था। भीड़ में अकेले में शकुन को देखकर मैं पहचान नहीं सकता था कि यह मेरी पत्नी की सहेली है। जवान औरतों को जान जाने से ज्यादा बलात्कार का डर रहता था, परंतु पत्नी को जान जाने का ज्यादा डर था। मैं सोचता था कि उसे बलात्कार का डर ज्यादा होना चाहिए। अगर उसकी जान चली जाए तो मुझे बहुत दुख होगा। इतना दुख कि उसे भोगने के लिए मुझे पूरी जिंदगी जीना होगा। आत्महत्या को मैं बेवकूफ़ी समझता था। तब पत्नी की जान जाने से मैं दुखी होता, पर अपमानित नहीं होता। बलात्कार होने से लोगों की सहानुभूति मेरे साथ नहीं होती। लोगों के संदर्भ से सोचने में धोखा होता था।
बलात्कार से ज़्यादा बड़ी दुर्घटना जान जाना है, पर चलन ऐसा नहीं था। दूसरों की सहानुभूति हमारा स्वाभिमान तैयार तैयार करती थी। 3 दिन के भूखे आदमी को यदि समझदारी से गुदगुदाया जाए तो उसे भी हंसी आ जाएगी। इस समझदारी के शिकार करोड़ों आदमी थे। मेरा परिचय एक ऐसे लड़के से था जो काला और बहुत से परिचितों की तरह लंबा था। एक जगह से दूसरी जगह वह इस तरह जाता था जैसे कदमों से दूरी नापता हो। एक दिन जब वह अपने घर की ओर से स्टेशन के पास वाली चाय की दुकान पर मेरे पास आकर रुका, तब मैंने उससे पूछा, घर से यहाँ मेरे पास तक की कितनी दूरी है? उसके बाद मैं उसके साथ चलने लगा था। यदि तुम रुकते तो बतलाता, हम दोनों साथ चल रहे हैं और मेरे घर से तुम्हारी दूरी बढ़ती जा रही है। मेरा मूड खराब था। मुझे ऐसे ही दोस्त की ज़रूरत थी जो मुझे हँसाए। चुटकुले सुनने के लिए उसके बहुत से दोस्त थे। मैं भी उसका इसी तरह का दोस्त था। वह बहुत दिनों से नौकरी ढूंढ रहा था। वह अखबार लिए सिर झुकाए लंबे कदम रखता जाता हुआ दिखाई दिया। अभी कहाँ से कदम रखते हुए आ रहे हो? मैंने उसे पुकारा। उसने सुन लिया था। रुककर उसने कहा, मोटर स्टैंड से। कहाँ तक जाओगी? रेलवे स्टेशन तक। दोनों के बीच कितने कदम की दूरी होगी? मैंने पूछा। उसने कहा, कदमों से दूरी नापना गलत काम है। पहले जिंदगी के प्रति मेरे मन में उत्साह था, इसलिए लंबे कदम रखता था। अब उत्साह कम हो जाने के कारण छोटे छोटे कदम रखना पड़ता है। पहले मोटर स्टैंड से रेलवे स्टेशन कम दूर था, अब ज्यादा दूर हो गया है। मेरे घर से तुम्हारा घर भी दूर हो गया। पड़ोसी, मित्र, अस्पताल, स्कूल, ग्राउंड पहले से दूर हो गए हैं। अपन दोनों कितने दिनों बाद मिले हैं। शराब भट्टी, माता देवालय जैसी जगहों में न पहले जाता था न अब, इसीलिए उतनी ही दूर है। जो अखबार मुझे मोटर स्टैंड में नहीं मिला, सोचता हूँ रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा, इसीलिए उधर जा रहा हूँ। उत्साह कम हो जाने से आशा कम नहीं होती, मैंने कहा। आशा की कमी नहीं है। सुनो, एक आदमी हमेशा लड़ता रहा और हमेशा हारता रहा। आखिरी बार हार कर जब वह मरने लगा तो लोगों ने उससे पूछा, अब तो तुम मर रहे हो, कम से कम एक बार तो जीत जाते। हम लोगों का को दुख है कि अब तुमसे लड़ाई नहीं होगी। तुम्हें कितनी बार हारना है? इसकी गिनती आज पूरी हो चुकी है। उस भीड़ में हमारी तुम्हारी उम्र के लड़के भी थे। मरने वाले आदमी ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, उधर देखो, मैं कितनी तैयारी के साथ चला आ रहा हूँ। लोग उधर देखने लगे जिधर उसने इशारा किया था। वहां कुछ पेड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं था। उन सब लोगों को बुद्धू बन जाते देख मरने वाले का लड़का जो उदास खड़ा था खिलखिलाकर हंस पड़ा। अपने लड़के को हंसता देखकर आदमी मुस्कुराकर मर गया। तब उसके लड़के ने सोचा कि उसे जल्दी तैयार होकर पेड़ों की तरफ से आना होगा। ज्यों-ज्यों जचकी का दिन नजदीक आने लगा था, वह मेरी फिक्र में परेशान होते जा रही थी। मैं भी उसकी बहुत फिक्र करने लगा था। अरहर की गाढ़ी दाल उसे अच्छी लगती थी। वह उन चीज़ों का स्वाद याद में लिया करती थी जिन्हें वह शादी के पहले अपने पिता के घर खाती थी। अरहर की फली का निमोना खाने का बहुत मन था। कई रोज तक लगातार सब्जी बाजार जाने पर भी मुझे अरहर की फली नहीं मिली। खेत सूख गए तो खेत की मेड़ पर बोई जाने वाली अरहर सबसे पहले सूखी होगी। सब्जी बाजार में भीड़ बहुत कम हो गई थी। बाजार में जहाँ खड़े होने लायक जगह नहीं बचती थी, वहीं वहाँ लड़के गोली कनेर खेलते दिखते थे। अलबत्ता कसाई बाजार में बकरे बहुत कटने लगे थे। सब्जी बाजार में लगा हुआ कसाई बाजार था। वहाँ के कुत्ते सब्जी बाजार तक दौड़ते, भौंकते, लड़ते दिखाई देते थे। जगह जगह गायें बैठी दिखाई देती थीं। सब्जी बाजार में के नल से में जिसमें बड़े तड़के सब्जी धोने का काम किया जाता था, वहाँ आसपास के लोगों की गुड़ियों घड़ों की लाइन लगी रहती। नदी में पानी नहीं भरा था, इसलिए 3 बार खुलने वाला नल केवल एक बार सुबह खुलता था। जहाँ एक गुस्सैल बूढ़ी औरत ढेर सी सब्जी लेकर बैठती थी, वहाँ उसका लड़का मनिहारी का सामान लेकर बैठने लगा था। देखा देखी छुटपुट टिकुली, बिंदी, कंघी, आईने वाली दुकानें खुल गई थीं। सब्जी के बदले टिकुली बिंदी खरीदी जा सकती होगी। रात को मैंने पत्नी से कहा, जल्दी उठने के लिए मैंने अलार्म लगा दिया है। अगर मेरी नींद ना खुले तो तुम जगा देना। रात को सोने से पहले उसने पेटीकोट का नाड़ा ढीला कर लिया था। पेटीकोट कसा होने से उसका दम घुटता था। कभी चित लेटने पर, कभी करवट लेने पर उसे आराम मिलता था। ज्यादा समय तक आराम उसे पैर मोड़कर चित लेटने में मिलता था। पेटीकोट नीचे सरकाकर वो अपने पेट सहला रही थी। उसका पेट रेशमी, चमकदार और तना हुआ था। पेट के अंदर का बच्चा कैसा होगा, मन में यह एक विचार तो आता था, पर किसी भी तरह के विचार में यह जरूर शामिल रहता था कि वह और पत्नी स्वस्थ। बापपन मुझ में ताकत पैदा करेगा, इसका मुझे भरोसा था। अगर बच्चा पैदा होते ही मर गया तो बाप होने के बाद भी मैं बाप नहीं रहूंगा। यह किस तरह का नुकसान होगा, इसका अंदाज लगाने से मैं बचता था।
मैंने उससे कहा, मैं पेट सहलाकर देखूं? उसने पेटीकोट कुछ और नीचे सरका दिया, जिससे पूरा का पूरा पेट अर्धगोलाकार गोरा गोरा निकल आया। मैं उसके पेट को सहलाने लगा। कैसा चल रहा है? उसे आंख मूंदते देख मैंने पूछा। उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर पहले घबराहट हो रही थी, अब अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, बच्चा होना आकाश में चंद्रमा निकल आने की तरह प्राकृतिक है। गरीब औरतें बच्चे को जन कर खड़ी हो जाती हैं, जैसे उन्होंने चंद्रमा और सूर्य को जन्म दिया है। जब भी तुमको घबराहट हो, तुम जोर जोर से गहरी सांस लिया करो। अभी गहरी सांस लो। जीवन देने वाली हवा को ढेर सी इकट्ठी कर लो। धीरे धीरे सांस लेने से भी घुटन होती है। मैं बिस्तर पर उसे हाँफता देखता रहा, फिर उसके गाल से गाल सटाकर इस तरह चिपट गया कि उसके पेट पे थोड़ा भी दबाव न पड़े। आंखें मूंदे मिंदे उसकी सांस से सटा हुआ मैं भी सांस लेने लगा। हम लोग अपने अपने लिए अलग अलग जीवनदायिनी हवा नहीं इकट्ठा कर रहे थे, एक दूसरे के लिए इकट्ठा कर रहे थे। जैसे ही तुम्हारे पेट में बच्चा आया, क्या वैसे ही तुम माँ हो गई हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे भी लगता है कि मैं पिता हूँ। वह तेजी से लेटे लेटे करवट लेकर चारपाई से नीचे झुककर क्या करने लगी। अरहर की दाल की उल्टी थी। उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए मैं उसकी हिम्मत बंधाने लगा। हाँफते हुए वह लेट गई। मैं जानती हूँ कुछ नहीं होगा, तुम बेकार घबरा रहे थे। मुझे लग रहा था कि तुम घबरा गई हो। मैंने उसे पीने के लिए पानी दिया। पानी पीकर थोड़ी देर में वह सो गई। मैंने उसे चादर उड़ा दिया। फर्श की सारी गंदगी मैंने साफ की। साबुन से हाथ धोकर मैं उसके पास लेट गया। बीच बीच में उठकर अलार्म घड़ी देख लिया करता था। नींद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि पत्नी की सांस लेने की आवाज से नींद नहीं आती थी। एक दो बार झपकी लगी, पर आंख इसलिए खुल गई कि उसकी सांस लेने की आवाज की तरफ से मेरा ध्यान हट क्यों गया। जब अलार्म बजने के लिए 15 मिनट रह गए, तब मैं उठ गया। अलार्म को मैंने बंद कर दिया। उसकी आवाज की मुझे जरूरत नहीं थी। मुंह हाथ धोकर 15 मिनट में मैं तैयार हो गया। पत्नी की नींद खराब करने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसे सोता हुआ छोड़कर जाना छुपकर जाना होता है, और खुले घर में उसे असावधान छोड़कर जाना होता। मैंने उसे जगाया, वो उठ बैठी। सबसे पहले उसका ध्यान इस बात पर गया कि फर्श की उल्टी साफ हो गई है। उसने कुछ नहीं कहा। मैं जा रहा हूँ, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। पहले क्यों नहीं जगाया? ऐसे ही, मैंने कहा। शाम को मैं लौट आऊँगा। अकेले मत रहना। मास्टर जी के घर चली जाना, नहीं तो किसी से उनके घर खबर भिजवा देना। मास्टर जी अपने आदमी हैं, अपना ख्याल रखना, कहकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया। झोला पत्नी ने रात को तैयार कर दिया था। ताले की एक चाबी अपने पास रख लो, पत्नी ने कहा। चाबी क्या करूँगा? रास्ते में खो और जाएगी। तुम तो यही रहोगी। यदि घर बंद कर कहीं जाना पड़ा तो तुमको तकलीफ हो जाएगी। मान लो अस्पताल ही जाना पड़ा। अभी तो बहुत दिन है, तुम कह रही थी। फिर भी सावधानी के लिए चाबी अपने पास रख लो। तुम मुझे बार बार चाबी क्यों दे रही हो? आशंका से मैंने कहा। ताला बंद देकर कहाँ कहाँ भटकोगे? चाबी लेकर मैं बाहर आ गया। मुझे पैदल जाना था, सामान था नहीं, रिक्शे की जरूरत नहीं थी। बाहर आकर मैंने पलटकर देखा तो घर का दरवाजा बंद हो गया था। मुझे आशा थी दरवाजा खुला होगा और वह मुझे जाता हुआ देखती रहेगी। मन हुआ एक बार दरवाजा खुलवाकर उसे देख लूं। इसके बाद मैं तेजी से पैदल चलने लगा। जल्दी स्टेशन पहुंचना चाहता था। सिनेमा की तरफ ना जाकर बाजार के अंदर जाने वाले गली में मुड़ गया। गली के अंत में अकेले बिजली के खंभे के सहारे एक गड्ढा पार कर कम चौड़ी सड़क पर आ गया। देशी शराब की दुकान बंद थी, पर उसके ऊपर जलने वाले तेज बल्ब जल रहे थे। इतने सन्नाटे में शराब की दुकान के ऊपर टूटी बोतलों के कांच के टुकड़ों में इधर उधर की चमक में आहट नहीं थी। हर चमक के साथ आवाज होती तो अच्छा लगता, जैसे पटाखे फूटते ही चमक होती है। पटाखे की लड़, यानी एक के बाद एक की चमक और एक के बाद एक की आवाज। सतनामी मोहल्ले के बाद में के मैदान से किनारे किनारे शौचालय के ऊपर जलने वाले बदबूदार उजाले के सहारे मैं मुख्य सड़क पर आ गया। चमकदार सड़क नहीं, सड़क के ऊपर चिकनी चमक की पतली परत। जब टिकट कटाकर फुर्सत से प्लेटफॉर्म में गाड़ी का इंतजार करते हुए टहलने लगा, तब मैंने सोचा कि मैं तो दफ्तर के रास्ते से आया था, पर दफ्तर नहीं मिला। पुराने बंगले का दफ्तर, उसके बाद नई बिल्डिंग का मजार, और उसमें ट्यूबलाइट का चमकदार उजाला। कुछ भी नहीं मिला था, जैसे वह वहां था नहीं था। क्यों नहीं था? जब गाड़ी रवाना होकर तेज भागती शहर से बाहर कई मील दूर निकल गई, तब आसपास हल्के अंधेरे के खेतों में मुझे लगा कि वह शहर कहीं नहीं है जहां से मैं आया था। स्वाभाविक है, किराए का मकान भी तब नहीं था। लगता था कि बस एक जगह मुझसे छूट गई, जहां केवल मेरी पत्नी है। सोचा था उसी रोज शाम तक अम्मा को लेकर लौट आऊंगा।
पर ऐसा हुआ नहीं। एक दिन पहले बड़े भाई के हाथ की हड्डी टूट गई थी। वे साइकिल के पीछे लकड़ियों का गट्ठर बंधवा कर ला रहे थे। दचके लगने से गट्ठर ढीला पड़ गया। एक लकड़ी सड़क में गिरी। वे पीछे घूम कर देखे, तब तक 4-5 लकड़ियां गिर गईं और उनका संतुलन बिगड़ गया। वे गिर पड़े। हाथ में दर्द हो रहा था, उठ नहीं पा रहे थे। राह चलते किसी आदमी ने उन्हें उठाया। फिर उन्होंने रिक्शा किया। रिक्शे वाले के साथ सड़क पर गिरी लकड़ियां इकट्ठा की। लकड़ियां घर में पहुंचाने के बाद वे अकेले अस्पताल गए। 2-2.5 घंटे के बाद एक्सरे विभाग में गए। हाथ सूज गया था। दर्द के मारे चिल्लाने लगे थे। आने में उनको देर हो गई। तब घबराई हुई भाभी बच्चों के साथ अस्पताल पहुंची। दर्द कम करने के लिए सुई लगा दी गई थी। जैसे तैसे भाभी घर आईं और झोले में दरी, गिलास, तौलिया इत्यादि लेकर फिर अस्पताल गईं। बच्चे अम्मा के पास सोने के लिए तैयार नहीं हुए, इसीलिए रात में सोने के लिए उनको घर आना पड़ा था। अगर मैं होता तो अस्पताल में सो जाता। करीब 8 बजे सुबह मैं घर पहुंचा। अम्मा और किन्नी घर में थी। गाड़ी लेट हो गई थी, नहीं तो पहले पहुंच जाता। अम्मा सुबह ही बहुत थकी लग रही थी। किन्नी चाचा चाचा कहती हुई मेरे पैरों में लिपट गई। झोले से उसे मैंने मीठी गोलियां दी। वह बहुत खुश हुई। मेरे आने के पहले वह रोकर चुप हुई थी। गालों में आंसू बहा था। रो रही थी? मैंने किन्नी से पूछा। अपनी माँ के पास जाने के लिए रो रही थी, अम्मा ने कहा। अम्मा ने सब हाल बताया। मैं अस्पताल जाने लगा तो उन्होंने कहा कि किन्नी को भी ले जाऊं। किन्नी मेरी गोद में थी। अस्पताल में सुबह सुबह की सफाई खत्म नहीं हुई थी। बरामदे में एक लड़का दातान बेचते हुए घूम रहा था। यह लड़का एक बूढ़े आदमी से बहुत दुखी था। कुछ दिनों से यह आदमी बहुत सुबह कटी हुई दातून अस्पताल के हर बीमार और उनके साथ के लोगों को धर्म के नाम पर एक एक मुफ्त में बांट आया करता था। लड़के से कोई खरीदता नहीं था, इसीलिए बाहर से आने वाले नए लोगों से उसे आशा होती थी। उसने मुझसे पूछा। मैंने मना कर दिया। तब भी वह मेरे पीछे लग गया। दूसरे गेट के पास अंदर बरामदे में गाय बैठी थी। पोछा लगाने वाले ने गाय को उठाने की कोशिश की। गाय नहीं उठी। तब उसने गाय को बैठे रहने दिया। उसके चारों तरफ से पोछा लगाया। जनरल वार्ड में आखिरी बिस्तर बड़े भाई का था। मरीजों के बीच से उनको ढूंढता मैं पहुंचा। वार्ड में एक भी नर्स या डॉक्टर नहीं था। मरीजों के बीच से सपाटे से निकला था। मुझे यह वातावरण अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि किन्नी को नेले ठेले का मजा आ रहा था। वह खुश होकर ताली बजाने लगी थी और चिल्लाने लगी थी। बड़े भाई को देख दादा दादा चिल्लाने लगी। बड़े भाई गहरी नींद में थे। किन्नी की आवाज़ सुनकर बाहर की तरफ से खिड़की से भाभी झांकने लगी। लाला, तुमको कैसे खबर हुई? यहाँ आने पर मालूम हुआ। मैं अम्मा को लेने आया था। दुल्हन को किसके भरोसे छोड़ आए? एक मास्टर जी हैं, उनकी पत्नी देख सुन लेंगी। मकान मालिक डॉक्टर से तुम्हारी अच्छी पहचान हो गई है? हाँ, हो गई है। कब जाओगे? आज शाम को जाने की सोच रहा था, संकोच से मैंने कहा। जब मैं आ गया था तब मुझे बड़े भाई के कारण 1-2 दिन तो रुकना था। अम्मा जाएंगी? अम्मा कैसे जाएंगी? बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है। कहूँगा तब भी नहीं जाएंगी। मेरा काम तो जैसे तैसे निकल जाएगा, तू अम्मा को ले जाना। भाभी, मैं कहूँगा तब भी अम्मा नहीं जाएंगी, जोर देकर मैंने कहा। अकेले टूटा हुआ हाथ लिए घूमते रहे। खुद अस्पताल में भर्ती हुए। हड्डी टूट गई है, अभी प्लास्टर बंधेगा। अस्पताल में प्लास्टर नहीं है। मुझसे नर्स ने 50 रुपए लिया है। मेरे पास रुपए नहीं थे। जुगाड़ करी हूँ। नर्स मुझे अंदर आने के लिए मना कर गई है। डॉक्टर के घूमने का टाइम हुआ है। तुम भी इधर आ जाओ। नर्स देखेगी तो गुस्सा होगी। नीचे मैंने दरी बिछा ली है। थोड़ी थोड़ी देर में खड़ी होकर तुम्हारे भाई को देख लेती हूँ। अभी नींद की दवाई के असर में सो रहे हैं। किन्नी बार बार भाभी की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। मुझे नर्स की एक झलक दिखाई दी। वह वार्ड में घुसते घुसते बाहर रुक गई थी। बाहर खड़ी भाभी को खिड़की के रास्ते मैंने किन्नी को दिया। दपक कर किन्नी चली गई। मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। मरीजों का ध्यान बिस्तर पर लेटे सुबह सुबह आज के दिन की तरफ था। दिन या रात को देखने के लिए किसी एक तरफ नहीं देखना पड़ता। इसे दिखाने के लिए उंगली से इशारा नहीं करना पड़ता कि वो देखो दिन खड़ा है। आँख खुलते ही दिन दिखता है, किसी को भी देखने से। यदि आज कोई मरीज अच्छा होगा, अस्पताल छोड़कर जाएगा, उसकी तरफ देखेंगे तो भी दिन दिखेगा। बाजू का बीमार दर्द से चीखता चिल्लाता रहेगा, तब भी दिन दिखेगा। यह दिन कैसा है? खिड़की से कूदकर मैं बाहर आ गया। बिल्डिंग के चारों तरफ दीवार से लगा हुआ 2 फीट चौड़ा सीमेंट का ढलुआ फर्श था। इसी पर दरी को मोड़कर बिछाया गया था। इसके बाद एक नाली थी। नाली में अस्पताल की गंदगी बह रही थी। यह अस्पताल के पिछवाड़े का हिस्सा था, इसीलिए सब जगह गंदगी थी। किन्ना दरी पर सो रहा था।
बहुत सुबह भाभी यहाँ आ गई थी। गुड्डा नहाते की दीवार पर चढ़ा हुआ बैठा था। मुझे देखते ही कूदकर मेरे पास आ गया। उसकी मीठी गोलियां घर पर रह गई थी। सामने एक बड़ा सा घूरा था, अस्पताली घूरा। उसके ऊपर बिल्कुल छोटे बच्चे के हाथ का निकला पलस्तर पड़ा हुआ था। कलाई से कोहनी के ऊपर तक का था, बिल्कुल हाथ की तरह। हम लोगों के पास ही एक आदमी अहाते की दीवार की ओर बैठकर पेशाब करने लगा। मैंने भाभी से कहा, कुछ लाना हो तो ले आऊं? बच्चों को घर ले जाकर खाना खिला देना। अम्मा के पास रहने के लिए ये सब तैयार नहीं होते। अभी ले जाऊं? मैं सोच रहा था जब प्लास्टर बंध जाता तब मेरा रहना आवश्यक होगा। मैं संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। बच्चों को अम्मा नहलाएंगी। बुड्ढन को मालूम है बच्चों के कपड़े कहाँ हैं, वह निकाल देगा। भाभी, तुम ही बच्चों को लेकर चली जाओ। मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। बच्चों को अम्मा के पास छोड़कर मैं अस्पताल आया। बड़े भाई के हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। अभी वे बेहोश पड़े थे। उनके पास से प्लास्टर और ईथर की गंध आ रही थी। अस्पताल की गंध में यह गंध पहले नहीं थी। खामोशी बड़े भाई के साथ इतनी जुड़ी थी कि उनकी बेहोशी बस थोड़ी अजनबी लग रही थी। वे हमेशा सिर झुकाए धीरे चलने वाले आदमी थे। कोई भी काम इस तरह करेंगे कि कम से कम आवाज हो। कंघी तेल की आदत ना होने के कारण बिखरे बिखरे बाल भी अपनी तरह जमे हुए लगते थे। ये सब काम इत्मीनान से करने के आदी थे, जबकि उनमें एक ऐसी हड़बड़ी थी जो जल्दी ही मांग नहीं करती थी। घर में भी चलते चलते इतने धीमे कदम रखते जैसे कीचड़ पर चल रहे हों। खाना खाने के पहले हाथ धोने के लिए तेल की तरह पानी लेकर दोनों हाथों में चुपड़ लेते थे। पुकारना वे नहीं जानते थे। यदि वे खाना खा रहे हों, उन्हें घर में घुसता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो भाभी को पुकारेंगे नहीं, उठकर भाभी के पास जाएंगे। वहां जाकर कहेंगे कि घर में कुत्ता घुसा है, उसे भगा दो। यदि उन्हें भगाना हुआ तो उठकर कुत्ते के पास जाकर भगाएंगे, वहीं से बैठे बैठे नहीं भगाएंगे। देर रात तक घर के पास के होटल में बैठे रहने की उनकी आदत थी। 1 डेढ़ बजे तक जब होटल बंद होगा तब घर आते थे। बीड़ी पत्ते की तम्बाकू खाने की आदत थी। डिब्बी से एक बार में अपने लिए तम्बाकू नहीं निकालेंगे, 10-15 बार में एक एक पत्ती चुनेंगे। उनकी हरकत से धीमी गति में चलने वाली फिल्म की याद आती थी, परंतु तनाव से भरे सीन धीमी गति से नहीं दिखाए जाते। रोमांटिक सीन ही धीमी गति से दिखाए जाते थे। बड़े भाई की धीमी गति यानी हवा में एक छुरा धीरे धीरे सरकता हुआ उनकी छाती की तरफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद उनके रास्ते से हटने की उनकी ताकत नहीं थी, सोचने के लिए, जबकि उनके पास इतना समय होता कि पैदल दफ्तर से घर आ सकते थे। शायद वे जिंदगी को एक रास्ते की दूरी मानते थे। यदि तेजी से दौड़ेंगे तो जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे रेंगेंगे तो बहुत दिनों तक जिंदा रहेंगे। खिड़की के पास एक नर्स आई। उसने कहा, होश आने पर पीने का पानी कभी नहीं देना, बाद में एक एक चम्मच ठंडा पानी देना। भाभी को उसने अंदर बड़े भाई के पास रहने की अनुमति दे दी थी। मैं पीछे खिड़की के बाहर खड़ा था। बीमारों के बीच अस्पताल की सफेद दीवार जैसे कपड़े पहने हुए नर्स के कपड़ों की सफेदी को दीवार के साथ शामिल कर देने के बाद वह टुकड़ों में दिखती थी। काला चेहरा अलग और कोहनी से नीचे काले दुबले 2 हाथ अलग अलग तैरते हुए। बस इतना ही शरीर जो एक दूसरे से जुड़ा नहीं था। हवा में तैरता हुआ एक मरीज के पास रुकता, फिर तैरता हुआ दूसरे मरीज के पास। कभी हाथ में बुखार का चार्ट होता तो कभी दवा की शीशी। भाभी स्टूल पर बैठे हुए बड़े भाई की आंख से बहता हुआ पानी किन्नी की फ्रॉक में पोंछ रही थी। बड़े भाई होश में आने लगे, आंखें बंद थी। थोड़ी थोड़ी देर में पानी मांगते। भाभी कहती कि डॉक्टर ने मना किया है, थोड़ी देर बाद देंगे। संतू आया है, भाभी ने बड़े भाई से कहा। मरने पर आना था, अभी क्यों आ गया? मैं अभी मरा नहीं हूँ। मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, साले सब स्वार्थी हैं। कमाने लगे तो मैं उसका बड़ा भाई नहीं रह गया, अकेला अपनी यह गृहस्थी का हो गया। मेरे मरने के बाद बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कोई उनको नहीं पूछेगा, भीख मांगेंगे। बीच बीच में भाभी बड़े भाई को टोक कर मना करती थी, ऐसा मत कहो, बेचारा क्या सोचेगा। वह ऐसा नहीं है, सब अपना अपना भाग लेकर आते हैं। भाभी अपने आंसू पोंछने लगी। बाहर खिड़की के पास खड़ा हुआ मैं एक एक बात सुन रहा था। मैं अपने को बहुत अपराधी महसूस कर रहा था, शर्मिंदा हुआ खड़ा था। क्या मैंने बड़े को धोखा दिया है? यदि उन्होंने मुझे पढ़ाया है तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मैंने बड़े भाई को धोखा नहीं दिया। बड़े भाई बेहोशी में भी झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बस नौकरी कर सकता हूँ। बाबूजी भी नौकर थे। बड़े भाई मैट्रिक तक भी नहीं पहुंचे थे कि बाबूजी मर गए। जिस दफ्तर में बाबूजी काम करते थे वहां बड़े भाई नौकर हो गए। उन्होंने बहुत किया, मैं भी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ।
बड़े भाई का आशय उन्हें हर महीने कुछ रुपए भेजने से था। मेरे पास बचता क्या है? उधार लेने का मतलब भविष्य तक भुक्कड़ हो गए। मैं भविष्य तक भुक्कड़ हूँ? नौकरी लगते ही घर के व्यवहार में एक बदलाव आ गया था और शादी होते ही भद्दा फर्क। पत्नी को अपने साथ ले जाते समय जब सामान समेटा जा रहा था, तब पत्नी को मेरे नाम की एक तख्ती मिली थी। बीए पास होते ही मैंने उत्साह से बनवाई थी। इसको ले जाना है, पत्नी ने पूछा था। अब वह मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं रख रही थी, क्योंकि जब वह काला कंघा रख रही थी तब मैंने उसे मना किया था कि ये भाभी का है, इसे नहीं ले जाना है। तख्ती जरूर ले जाएंगे, घर के सामने के दरवाजे में ठोक देंगे। पोस्टमैन और दूसरों को घर पहचानने में सहूलियत होगी। यहाँ की पहचान का क्या होगा? उसने पूछा। मतलब अम्मा, बड़े भाई, भाभी, बच्चे हम लोगों को भूल जाएंगे? क्यों भूल जाएंगे? जीजी कह रही हैं कि हम लोग जाते ही उन सबको भूल जाएंगे, तो वे भी हमें भूल सकती हैं। तब नाम की तख्ती नहीं रहने दूंगा। कहाँ लगाऊंगा? मैंने कहा। तुम तुम जो कुछ करोगे अपने मन से करोगे, मुझे दोष मत देना। चौके के अंदर घुसने वाली दरवाजे से मैंने अपने नाम की तख्ती ठोक दी। सामान जमाते समय भाभी किसी न किसी बहाने चक्कर लगा जाती थी। अम्मा ने कुछ बर्तन छांटकर जो पिताजी के खरीदे थे मुझे दे दिए थे। अधिकांश बर्तन बड़े भाई के पास घर पर रहे। धनतेरस के दिन मैंने अपनी कमाई से एक लोटा खरीदा था। इसमें मैंने बड़े भाई का नाम खुदवा दिया था। उस लोटे को मैंने छोड़ दिया था, पर बड़े भाई ने जबरदस्ती मेरे सामान में रखवा दिया। तुम्हारे नाम की तख्ती भी बनवाकर वहां लगवा दूंगा, परंतु तुम नहीं हो। तुम्हारे नाम की तख्ती से कहीं यह धोखा ना हो कि हम लोग यहाँ अपना हक कायम कर रहे हैं। नहीं बाबा, मुझे कोई हक नहीं लेना है। हक? मैंने कहा। हक में कुछ नहीं है। जो थोड़े बर्तन मेरे हक के थे वे तो अम्मा ने दे दिए हैं। यह घर किराए का है। मुनगे का पेड़ अजिया ने लगाया था। इससे एक डाल तोड़कर चाचा ने अपने नए घर में लगा लिया। अगले साल तक फलने लगेगा। जब बड़े भाई का घर होगा तो एक डाल तोड़ वे भी लगा लेंगे। पर ऐसी नौबत नहीं आएगी। जब मेरा घर होगा तब मैं भी यही करूँगा। क्या ऐसी नौबत आएगी? चाचा ने मुनगे के पेड़ पर से अपना हक नहीं छोड़ा है, ऐसा हम लोग समझते हैं। इसीलिए जब भी मुनगे फलेंगे हिस्सा लगाकर अम्मा चाचा के घर भिजवा देती हैं। हम लोग भी यही करेंगे। जब मकान मालिक घर खाली करवाएगा तब मैं उस पेड़ से अपना हक छोड़ दूंगा। जो उखाड़ कर खाना चाहे रख ले। चाचा के मुनगे के पेड़ से मुनगा लेने के कानूनी हकदार हम लोग नहीं हैं। यह उनकी कमाई होगी, बाप दादा की नहीं। बड़े भाई और जीजी नाराज ना हो, याद रखें। इसके लिए तो मुझे यहीं रहने दो, दुखी होकर पत्नी ने कहा। कितने दिनों तक के लिए? जब तक मैं इन सबको बर्दाश्त होती रहूं। फिर? चूंकि मैं यहीं रहूंगी इसलिए यहाँ का आधा खर्च तुम्हारे जिम्मे होगा। वहाँ होटल्स में खाना बहुत महंगा पड़ेगा। मेरी तनख्वाह बहुत थोड़ी है, खुद बनाकर खा लेना। दुखी होकर पत्नी ने कहा। फिर शादी का मतलब क्या हुआ? तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। शादी मुझसे खाना बनवाने के लिए की है? और भी दुखी होकर पत्नी ने कहा। अम्मा तो यही समझती हैं। जब वो शादी के लिए जोर देती थी तो यही कहती थी कि होटल का खाना छूट जाएगा, घर का खाना मिलेगा। मेरा दूसरों के लिए भी कुछ कर्तव्य है। जिज्जी की नाराजगी इसलिए है कि तुम मुझे अपने साथ ले जा रहे हो। अम्मा की क्या इच्छा है? अम्मा कहती हैं सबको अपनी अलग अलग गृहस्थी बनानी चाहिए। अम्मा ठीक कहती हैं। आपका भाई के प्रति भी कोई कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य क्या है यह मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हें कभी अपने साथ ले जाने के लिए नहीं उकसाया, यह तुम जानते हो। यह जहाँ रखोगे वहीं रहूंगी। अगर नौकरी यहाँ की होती तो इसी मकान में सबके साथ रहने में मुझे खुशी होती। अम्मा के साथ रहने में मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका बहुत सहारा है। उनके साथ बेफिक्र रहूंगी। उनको भी साथ ले चलते। गृहस्थी जमाते समय अम्मा रहें तो बहुत अच्छा होता। अम्मा से तुमने कहा नहीं? कहा था, परंतु परंतु उनको लगता है कि अभी जाना ठीक नहीं है। गुड्डन को बुखार भी है। मैं सोचती हूँ मेरा जाना भी ठीक नहीं है। बुखार की हालत में गुड्डन को छोड़कर सब सामान समेट कर चले जाना अच्छा नहीं जाना पड़ता। जाने की बात तो बहुत दिनों से तय थी। गुड्डन को आज बुखार आया, कल उतर जाएगा। मुझे नौकरी में परसों जरूर पहुंचना है। आज जाएंगे, कल गृहस्थी थोड़ी जमेगी, परसों सोमवार से काम पे लगूंगा। तब तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। घर ठीक है ना? बहुत अच्छा है, शहर के अंदर है। पानी की दो सुविधाएं हैं, नल है, बोरिंग है। मकान मालिक बहुत बड़ा डॉक्टर है। दो कमरे हैं, स्टोर है। अपने घर जाने के नाम से बहुत खुश लग रही हो। वह अपनी गृहस्थी, अपने घर के लिए बहुत उत्सुक, बहुत खुश थी। यहाँ दो कैलेंडर हैं, एक अपने साथ ले चलें? दोनों बड़े भाई लाए थे, मेरी इच्छा नहीं है। उनको भी कैलेंडर बहुत मुश्किल से मिला।
2-3 महीने पहले से 1-2 लोगों को उन्होंने कह रखा था। वहाँ मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो खरीद लेंगे। सिनेमा घर के बिल्कुल पास है। हाँ बिल्कुल, इतना पास कि रात को ध्यान से सुनने में फ़िल्म की एक-एक बात सुनाई देती है। कौन सी फ़िल्म लगी है? याद नहीं है। अपना साथ-साथ पिक्चर देखने चलेंगे। अभी नहीं, पहले गृहस्थी जमा कर निश्चिंत हो जाऊँ, तब घूमने-फिरने का काम होगा। लौटने के लिए आखिरी गाड़ी रात 8 बजे की और आखिरी बस 9 बजे की थी। लौटने के लिए वातावरण अभी तक बन नहीं पाया था। बच्चों के साथ मुझे बार-बार अस्पताल जाना आना-जाना पड़ता था। शाम तक बड़े भाई कुछ ठीक हो गए थे। हाथ में बहुत दर्द था। पलस्तर के नीचे खुजली होती थी। उसे कोई खुजला नहीं पाता था। चिड़चिड़ा जाते थे। सूजन के कारण उंगली थोड़ी भी अंदर नहीं जा सकती थी। पलस्तर के ऊपर खुजलाने से क्या होता? पत्नी यहाँ होती तो अम्मा को सहारा हो जाता। अभी वह वहाँ क्या कर रही होगी? कल्पना एक जोरदार चीज़ थी। याद कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, इसमें अंतर कर पाना मुश्किल काम था। याद में असलियत होगी और कभी-कभी याद से भी ज़्यादा असलियत कल्पना में हो सकती थी। मैंने सोचा अभी शाम से वह सो रही होगी। सो रही होगी सोचने के बाद उसके उठने तक आगे सोचना स्थगित नहीं होता। घर की खिड़की दरवाजे बंद कर वह सो रही होगी। पत्नी को कल्पना में जगाने के लिए क्या करूं? क्या कोई चूहा उस पर कूद पड़े? धोखे से यदि कोई खिड़की खुली रह जाती तो कोई भी कूद सकता था। अगर खिड़की खुली रहे तो कौन कूद सकता है? चौकीदार की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर की गाय दूहने वाला राउत यह भी नहीं। बहुत से मरीज और उनके नाते रिश्तेदारों में से एक कोई एक और सभी नहीं। सामने का दरवाजा यदि खुला रह गया तब तो पूरा शहर घर के अंदर कूद सकता था। इस सब की संभावना कम थी। उसकी नींद तभी खुल सकती थी जब कोई दरवाज़ा भड़बड़ाए और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाए। चौकीदार यदि उसे आवाज़ देगा तो वह जानबूझकर बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खोलेगी ताकि वह लौटता है तो लौट जाए। लेकिन डॉक्टरनी का काम ज़रूर होगा। चौकीदार पीछा नहीं छोड़ेगा, वह मकान सिर पर उठा लेगा और पत्नी दरवाज़ा खोलेगी। क्या है? गुस्से से वह कहेगी। डॉक्टरनी बाई ने बुलवाया है। आश्चर्य से चौकीदार कहेगा। पत्नी के गुस्से से उसे आश्चर्य जरूर होगा। कौन डॉक्टरनी? मैं किसी डॉक्टरनी को नहीं जानती। जिनका यह मकान है। किराया तो हम लोग हर महीने पटा देते हैं, फिर किस बात की ज़रूरत है? घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए नाश्ता बनाना है, इंतज़ाम करना है। मैं उनकी नौकरानी नहीं हूँ। डॉक्टरनी से कहना अब समय बदल गया है। चौकीदार पैर पटकता हुआ डॉक्टरनी के पास जाएगा। नमक मिर्च लगाकर वह पत्नी की बात बताएगा। डॉक्टरनी को बुरा लगेगा। डॉक्टर के पास बात जाएगी। डॉक्टर कहेगा जाकर उनको याद दिला दो कि संतू क्लर्क की जान मैंने बचाई है और भी बहुत से एहसान हैं। हमारे घर से रोज रोटी सब्जी ले जाती थी। डॉक्टरनी बोलेगी। चौकीदार फिर आएगा और नए सिरे से ताकत के साथ दरवाज़ा भड़बड़ाएगा। पत्नी दरवाज़ा तुरंत खोलेगी। वह जागी हुई है। तुम फिर आ गए? तमतमाकर पत्नी कहेगी। डॉक्टर ने कहलवाया है कि उन्होंने आपके ऊपर बहुत एहसान किए हैं। झूठ बात है। जो एहसान हम लोगों ने उनके ऊपर किए हैं उनका हिसाब कभी होगा? और वह भट से दरवाज़ा बंद कर लेगी। पत्नी को फिर नींद आ जाएगी। जब उसे माली जगाएगा, दरवाज़ा खोलकर वो माली को पहचान जाएगी। माली की चर्चा मैंने उससे कई बार की थी। माली के हाथ में गुलाब का पौधा होगा, उसमें अधखिली लाल गुलाब की कली होगी। इसे अपने घर में लगाओ। पोपले मुँह से वह मुस्कुराएगा। बाप रे बाप, माली कितना बूढ़ा लगेगा। मुझसे लगेगा नहीं, गुलाब मर जाएगा। कितना सुंदर फूल होगा ये। कहाँ लगाना है बतला दो, मैं लगा देता हूँ। पत्नी बतलाएगी कि पीछे तो बेकार है। बरसात में इतना पानी जमा होता है कि कुछ बचता नहीं। अहाते की टूटी दीवार से डॉक्टर के कंपाउंड पर पानी जमा होता है। माली कहेगा इसको बंद कर देना। उनको आ जाने दो, दोनों मिलकर इसको बंद कर देंगे। एक सुरक्षित जगह चुनकर माली बतलाएगा। पत्नी माली से नुकीले छड़ लेकर खुद जमीन खोदेगी और उसमें गुलाब का पौधा लगा देगी। दफ्तर की जब मैंने कल्पना की तो उसी सीट पर बैठा जिसमें हमेशा बैठता रहा। यदि मैं बड़े बाबू की सीट पर बैठ जाता तो क्या होता? साहब की सीट पर भी बैठ सकता था। कल्पना में भी साहब की सीट पर बैठने की इच्छा नहीं हुई। दफ्तर के कटहल के पेड़ से एक कटहल तोड़कर एक खाली बस में मैंने पटक दिया। तब कुछ नहीं हुआ। कुछ करने के लिए ईमानदारी की कमाई से पाव भर कटा छिला कटहल बम की तरह उसी खुली बस में फेंका। धड़ाम से आवाज हुई, भगदड़ मच गई, पर कोई नुकसान नहीं हुआ। धुआं जब साफ हुआ तब यात्री उसमें बैठने लगे। पूरी बस भरी तब रवाना हुई।
घर के गोरे में जहाँ पत्नी कूड़ा करकट फेंकती थी, मैंने अपने पूरे आकार का सिर से लेकर पैर तक का निकला हुआ पलस्तर पड़ा हुआ देखा। आंखों की जगह, मुंह की जगह, नाक से सांस लेने के लिए उसमें छेद थे। अभी अभी मुझ पर चढ़े हुए पलस्तर को निकाल कर फेंका गया हो। कभी भी बुरी तरह टूट चुका था। अभी स्वस्थ हो गया हूँ ऐसा महसूस कर रहा था। अस्पताल से घर के चक्कर लगाने में मैं उतना नहीं थका था जितना लौट न पाने के कारण। रात को मैंने अम्मा से कहा कि मैं सोच रहा था कि आज लौट जाता। बड़े भाई कल अस्पताल से घर आ जाएंगे, ऐसा नर्स कह रही थी। पर भाभी, बड़े भाई नाराज हो जाएंगे, हमेशा के लिए कहने की हो जाएगी। अम्मा चूल्हे में उन्हीं लकड़ियों को जलाकर खाना बना रही थी जिनके कारण बड़े भाई का हाथ टूटा था। नहीं नाराज होंगे, मैं समझा बुझा दूंगी। रात को बहू के पास रहना जरूरी है, अकेली डर जाएगी। जब तू होने को था तब मैं एक रात को थोड़ी देर अकेले रहने से डर गई थी। बड़े भाई बाबूजी कहाँ गए थे? आधे घंटे के लिए किसी काम से बाहर चले गए थे। बस आधे घंटे के लिए अकेली नहीं, तब भी डर गई? अम्मा, तुम्हारे डरने से जरूर बुरा हुआ होगा, इसलिए मैं कमजोर निकला। मैं किसी काम का नहीं हूँ। आधे घंटे के लिए अकेली रहने से डरी, बाकी 9 महीने के हजारों घंटों तक मैं नहीं डरी। तू हमेशा उल्टी तरह सोचता है। बाकी लंबे समय तक न डरने के कारण तुझ में बहुत हिम्मत होनी चाहिए बेटा। तुझको किसका डर है? अम्मा ने पूछा। डर किसी का नहीं, किसी न किसी का बंधन हो जाता है। शहर से बाहर निकलो तो लौटने में बहुत समय लगता है, छुट्टी होती नहीं। हिम्मत किसे दिखाएगा? किसी से झगड़ा हुआ है? नहीं अम्मा, किसी से झगड़ा नहीं करना। रूखे सूखे में सुखी रहो, न लेना एक न देना दो। बस रूखे सूखे रहने का तुमसे आशीर्वाद मिला है। मैंने कहा, मेरे आशीर्वाद देने से तू दुनिया का रईस हो जाता? मैं आशीर्वाद देने में कंजूसी नहीं करती। तुम लोग पढ़ लिख गए हो और ज्यादा बोलूंगी तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। घंटों बाद ठीक रहेगा। बहू के पास जाना नहीं है, यहाँ बात को पकड़ते बैठा है। अब क्या करूंगा जाकर? गाड़ी बस कुछ नहीं है, कल ही जा सकूंगा। मोटर स्टैंड में पता लगा ले, कोई बस बची होगी। नहीं है, मुझको मालूम है। आखिरी बस को निकले आधा घंटा हो गया होगा। शायद नाके में कोई ट्रक वाला मुझे बैठा ले। यही ठीक है, तू अभी चला जा। भाभी को अस्पताल जाकर बतला दूं? वह तो रात को 10 बजे तक घर आएंगी। वहां जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। अम्मा, मैं जाता हूँ। अचानक मिली खुशी से मैं भर उठा। झोला उठाकर अम्मा का पैर छूकर मैं रवाना हो गया। मुझ में सारी आकांक्षाएं और जल्दीबाजी होने वाले बच्चे के लिए थी। सारा उत्साह और खुशी पत्नी से मिलने के लिए थी। मेरी कामना तंदुरुस्त और ताकतवर बच्चे की थी। नाके में केवल एक टिपरिया जैसे होटल के सामने पड़ी चारपाई पे कुछ लोग खाना खा रहे थे। चारपाई के सामने बेंचें थीं और बेंच पे थालियां रखी गई थी। यह सब देख मुझे याद आया कि मैं बिना खाए आ गया था। अम्मा को याद भी नहीं रहा। भट्टी के ऊपर रोटियां सेकी जा रही थी। लाइन से 4 ट्रकें खड़ी थीं। 3 जाती हुई ट्रकों में जगह पाने की कोशिश की। कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं इधर-उधर घूम रहा था। घर की ओर आती हुई मोटर गाड़ियों को उजाला दिखलाई देता तो मैं चौकन्ना हो जाता। आपको किधर जाना है? एक काले बदमाश से दिखने वाले आदमी ने पूछा। उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं। सड़क के दाईं तरफ मैंने इशारा किया, इधर। मैं आपको ले चलूंगा। मुझको तो कलकत्ते तक जाना है। रास्ते में जहाँ कहोगे छोड़ दूंगा। कलकत्ते तक चलना है तो भी चलो। मैं अकेला हूँ। मेरा क्लीनर यहाँ उतरकर भाग गया है। आधा घंटा और रास्ता देखूंगा। यहाँ से 3-4 मील दूर गांव में उसका घर है। साला धोखा दे गया। मैं बहुत देर से आपको ट्रक के लिए परेशान देख रहा हूँ। अगर जल्दी हो तो पैदल रवाना हो जाओ। ये लोग रात भर यहीं रहेंगे। रास्ते में कोई ट्रक मिलेगी तो बैठ जाना। मेरी ट्रक तो जरूर मिल जाएगी। मुझ में रवाना होने की जल्दी थी। रवाना होने के लिए जो कुछ मेरे बस में था वह पैदल चलने का था। यदि पैदल चलता तो यह जरूर लगता कि मैंने पहुंचने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक तो रुका हुआ था। 2-3 घंटे बीत गए। आधा घंटा और बीत जाएगा। पर यह आदमी मेहरबान क्यों है? मुझे बतौर क्लीनर के अपने साथ तो नहीं रखना चाहता। रवाना होने के पहले झोला अंदर रखवा लेगा, फिर कहेगा गाड़ी पहुंचो, पानी डालो, परंतु मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं बहुत शक्की हो गया था। मुझ में यह शक घर कर गया था कि दूसरों के द्वारा मेरे परिवार का उपयोग स्वार्थ से किया जा रहा है। यह वहम बढ़ता जा रहा था और मेरा दुरुपयोग हो रहा है। हर वह आदमी जो अच्छा व्यवहार करता है, सब सोचता हूँ कि इसका कोई बड़ा स्वार्थ है। बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा व्यवहार और सहायता के लिए तत्पर होना यानी आदमी को उस रेंज पर लाना जहाँ से उस पर अचूक निशाना लगाया जा सके। बाद में मैंने संपत से कहा था, संपत, मैं शक्की आदमी हो गया हूँ। मुझे वहम है कि मेरे परिवार का उपयोग किसी के फायदे के लिए हो रहा है।
यह भी कोई शक या वहम का कारण है? संपत ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा। शक का कौन सा कारण होना चाहिए? मैं विश्लेषण करूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे। नहीं मानूंगा, तुम कहो तो। मैं तुमसे कई दिनों से कहना चाहता था पर कोई मौका नहीं मिला। पिछले दिनों तुम बहुत व्यस्त रहे, तुम मिलते नहीं थे, मैं भी व्यस्त रहा। देखो, शक का कारण होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी किसी और को तो नहीं चाहती। उसका बार बार डॉक्टर के घर जाना, वहां किसी दूसरे से लगाव हो गया, यह शक का कारण हो सकता है। तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा ही बच्चा है, यह शक का एक बड़ा कारण हो सकता है। इस तरह की चर्चा होने लगी है। लोग तुमसे नहीं कहेंगे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जानबूझकर मुझसे कहते हैं। दोस्त? दोस्त? तुम हमेशा गलत तरीके से विश्लेषण करते हो। आहत होते हुए मैंने कहा, तुम कुछ इस तरह बात करते हो कि अचानक उस पहाड़ी के रास्ते से गिरने लगता हूँ। तुम्हारी सहायता करने से मेरा मन होता है कि मैं तुमसे ऐसी ऊंची चर्चा करना पसंद नहीं करता। लोग तुम्हारे बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं तब मैं उन्हें डांट देता हूँ। सहायता करनी है तो उस पहाड़ में एक सोता ढूंढने में मदद क्यों नहीं करते? गंदगी जिसे सब बुझते हैं, उसको तुम घर की नाली की गंदगी समझते हो या गली पड़ोस की नाली की गंदगी? नाक में हाथ रखकर जिसके ऊपर से कूदकर दिन में कई बार आते जाते गंदगी वहां है जहां सफाई और संपन्नता है। वह आता है जहां से फूलों की खुशबू आती है। और घास पर बैठे हुए लोग वे लोग हैं जो फुर्सत से बैठ गए हैं। क्या इसलिए तुम शादी नहीं कर रहे हो? रेडियो सुधारना अभी तक नहीं आया? बोलो, कब तक सीख जाओगे? ऐसी बात नहीं है, शादी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इतनी कम आमदनी में मैं गुजारा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, और आटा कम ना पड़े इस डर से तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ की तरह ज्यादा आटा मार लेगी। फिर पिटाई ना हो इसलिए वो आटे को गोला तुम्हारे तकिए के नीचे या पेटी के अंदर छुपा देगी। किसी दिन इधर उधर तुमको या तुम्हारे बाप को सूखे आटे के गोले मिलेंगे, तब तुम समझोगे कि अम्मा ने छुपाया होगा, जो हमेशा से करती आ रही है। परंतु बाप को शक हो जाएगा, वह तुम्हारी अम्मा के आटे के गोलों को पहचानता होगा। होगी कोई पहचान। वह कहेगा कि नहीं, बहू ने यह सब किया है। तुम उसे मारोगे एक घूंसे में, वह सब स्वीकार कर लेगी। हो सकता है तुम्हारी अम्मा में अक्ल आ जाए, तब वो अपनी गलती को छुपाने के लिए तुम्हारी पत्नी का नाम ले। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी की गलती को अपनी गलती बताकर खुद मार खाकर उसे बचा ले। पर तुम बहुत चालाक हो, जान जाओगे कि असली गलती कसूरवार कौन है। तुम गुजारे की तकलीफ के कारण शादी नहीं कर रहे हो। अगर शादी करोगे तो तुम्हारे भविष्य का सारा कार्यक्रम पत्नी को केवल अपने लिए बनाए रखने के लिए रहेगा। शादी के पहले रेडियो मिस्त्री बन जाओ, शादी के बाद पत्नी को सुधारने का काम शुरू कर देना। संपत के साथ कर्मचारी भवन की छत पर एक बैठक में गया था। बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, नीचे 15-20 दुकानें थीं। इसी में एक कमरा कर्मचारी भवन कहलाता था। खुले मौसम में बैठकें छत पर होती थीं। छत पर 2 दरियां बिछी थीं। एक लाउडस्पीकर लगा था, सामने माइक था। मीटिंग शुरू होने को थी कि हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी और जोर की हवा चलने लगी। सब तुरंत भागकर कमरे में चले गए। माइक चालू था, मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी। छत पर अकेला मैं अपनी चप्पल ढूंढ रहा था और माइक के चालू होने से स्पीकर की जोर की भाएं भाएं हवा की आवाज़ आ रही थी, जैसे भयानक आंधी तूफान के वक्त आती होगी। मुझे हवा की साधारण आवाज़ को स्पीकर से तूफान की आवाज़ की तरह निकलना बहुत अच्छा लगा। अकेले भीगती दरियां समेटकर मैं कमरे में लाया। दरी के नीचे मुझे चप्पल मिली। उसके बाद जब भी तेज हवा चलती तब मुझे ख्याल आता था कि यह वक्त है जब मैदान में एक माइक चालू रख दिया जाता था और चारों तरफ बहुत से लाउडस्पीकर लगा दिए जाते। कम से कम थोड़ा अंदाज़ा तो हो जाता कि पेड़ों को, मकानों की छतों को, समुद्र में कई मंजिल ऊंची लहरें उठाने वाले तूफान की आवाज़ कैसी होती होगी। अगर यह तूफान लगातार रहे तो क्या कई मंजिल ऊंची लहर भी लगातार उठी रहेगी? तब सबसे ऊपर की मंजिल में एक कमरा मेरे लिए भी होना चाहिए। रास्ते भर ट्रक ड्राइवर से बातचीत होती रही। सिलसिले से बातचीत नहीं थी। मैंने उसे अपना परिचय दिया था। नाम संतू बाबू बतलाया था। दफ्तर में काम करता हूँ यह भी बतलाया। ड्राइवर दिल्ली के पास के किसी गांव का था। इस धंधे में वह बहुत दिनों तक घर नहीं पहुंच पाता था। जब उसका पहला लड़का पैदा हुआ था तब वह अपने घर के करीब 800 किलोमीटर दूर था। जब उसकी दूसरी लड़की पैदा हुई थी तब करीब 300 किलोमीटर दूर था और जब तीसरी लड़की पैदा हुई तब केवल 10 किलोमीटर दूर था। पर हर बार घर की तरफ ही लौट रहा था, घर से दूर नहीं जा रहा था। 800 किलोमीटर दूर था तब भी घर की तरफ लौट रहा था। दूर दूर तक मुझे अपना शहर नहीं दिख रहा था, जबकि उसे कभी भी दिख जाना था। और हुआ भी यही। अचानक थोड़ी देर में मुझे बिजली से चमकाता हुआ दिख गया। दूर से रात के अंधेरे में शहर दिखता नहीं था। एक छोटी सी जगह में रात को बिजली के बल्बों से सजा दिया दिया गया है, यही दिखा।
उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। सड़क पर खड़े खड़े मुझे अपने ही उजाले का पीछा करती हुई ट्रक शानदार लगी। जाती हुई ट्रक के पीछे की दो लाल बत्ती अंधेरे में उड़ते उड़ते दो लाल उजाले थे। जब घर पहुंचा तब करीब वही वक्त था जब घर से बाहर निकला था। पत्नी को पुकारते हुए दरवाजा खटखटाने लगा। वह गहरी नींद में थी। जोर से दरवाजा को ठोकने लगा। सन्नाटे में दूर तक दरवाजा खुलवाने की आवाज पहुंच रही थी। घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। तब पत्नी उसे पुचकार कर चुप कराने लगी। बच्चा कौन था? बच्चे के साथ उसके माँ बाप भी घर पर होंगे। कुछ देर बाद यह सब सोचते हुए मैंने फिर आवाज दी। आती हूँ, पत्नी की आवाज मुझे सुनाई दी। दरवाजा खोलने के लिए जब उसकी आहट पास आई तब मैंने पूछा, अंदर किसका बच्चा रो रहा था? तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। इतनी देर कैसे लग गई? अम्मा की तबीयत तो ठीक है। आखिरी बस तक मैं जागती रही। पता नहीं कब नींद लग गई। अब तो सुबह होने वाली होगी। अंदर से उसने दरवाजे में ताला लगा दिया था। उससे चाबी लग नहीं रही थी, इसीलिए थोड़ी देर हो रही थी। दरवाज़ा खुला। वह हाथ में कंदील लिए हुए थी। वह मुझे बिल्कुल स्वस्थ लगी। दरवाज़ा बंद करते हुए मैंने उससे कहा, अम्मा की कंदील लेकर चलने की आदत तुमको भी लग गई? अम्मा नहीं आई? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ। क्यों? बताता हूँ। उनकी तबीयत ठीक है पर बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है। मास्टर जी की 5 साल की लड़की चारपाई पर सो रही थी। उसके पास बैठकर उसके माथे पर हाथ फिराते हुए मैंने कहा, तुमको डर लग रहा होगा? वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं जानता था यदि मैंने उससे कुछ पूछा तो वह रोने लगेगी। मैं खामोश रहा। घर पहुंच गया तो अच्छा लगा। कुछ देर बाद मैंने कहा, इस बच्ची का मुझे बहुत सहारा था। कोई आया तो नहीं था? मैंने पूछा। डॉक्टर की बहन आई थी, पूछ रही थी अकेले मन घबराएगा तो नहीं? मैंने कह दिया, नहीं घबराएगा। कुछ खाने को होगा? भूख लगी है। हाँ, खाने का मौका ही नहीं मिला। मैं तुम्हारे लिए बनाकर रखी थी, पूरा खाना है। बड़े बाबू काम से फाइल लेकर साहब की तरफ निकले तो लपक कर देवांगन बाबू मेरे पास आए। आओ एक मज़ेदार चीज़ दिखलाएं। देवांगन बाबू मेरे हाथ पकड़कर खींचने लगे। गौराहा बाबू ने कहा, मैं दरवाजे के पास खड़े होकर देख रहा हूँ कि बड़े बाबू आते हैं या नहीं। आते देखूंगा तो बता दूंगा, तैयार रहना। देवांगन बाबू मुझे पकड़ बड़े बाबू के टेबल पे पास ले गए। लोहे की अलमारी में ताला नहीं लगा था। देवांगन बाबू ने अलमारी खोली। लोहे की अलमारी खुलने की जो आवाज़ होती है वही आवाज़ हुई। उन्होंने निचले खाने से कागज़ का एक बड़ा लिफाफा निकाला। इसमें क्या है? मैंने पूछा। बताता हूँ, देवांगन बाबू ने कहा। लिफाफा लेकर देवांगन बाबू मेरे टेबल पर आए। खोलकर देखो, उन्होंने कहा। मैंने लिफाफे में देखा, नौकर की कमीज के वही टुकड़े थे जिन्हें बड़े बाबू ने चुन चुन कर जमा किया था। बड़े बाबू आ रहे हैं, गौराहा बाबू ने कहा। लिफाफा मैंने जैसे तैसे फाइलों के बीच छुपा लिया। देवांगन बाबू अलमारी का पलड़ा बंद करना भूल गए थे। खुले पलड़े को देखकर बड़े बाबू ने कहा, अलमारी किसने खोली है? बड़े बाबू ने मेरी तरफ देखा। मैं नहीं जानता, मैंने कहा। देवांगन बाबू ने कहा, आप अलमारी खुली छोड़ गए थे? अलमारी खुली छोड़ गया था, पलड़े खोल कर नहीं गया था। तब मैं सब समझता हूँ। बड़े बाबू ने अलमारी का ताला बंद कर दिया। दफ्तर से निकलने के बाद वॉलीबॉल के मैदान से गुजरते हुए हम लोग नई बिल्डिंग के पिछवाड़े आ गए। पीछे कोई नहीं था। मैं पेशाब करने लगा। मैंने देखा कि देवांगन बाबू लिफाफा लेकर जमीन पर बैठ गए। रुको। जल्दी में ठीक से पेशाब ना कर मैं देवांगन बाबू के पास गया। देवांगन बाबू, आपको बहुत जल्दी रहती है। गौराहा बाबू के हाथ में माचिस थी। पैसे देकर महंगू से गौराहा बाबू ने माचिस मंगवाई थी। सिगरेट बीड़ी कोई नहीं पीता था, नहीं तो पहले से माचिस होती। अपने गिरोह में मुझको भी शामिल करो। अचानक हम लोगों ने बिल्कुल पास से बड़े बाबू को सुना। मैं तो एक क्षण के लिए हक्का बक्का रह गया। गौराहा बाबू घबरा गए। देवांगन बाबू चौंक गए थे। बड़े बाबू बिल्कुल दबे पांव आए होंगे। तुम लोग हटो। हम लोगों ने बड़े बाबू के लिए जगह बनाई। बड़े बाबू से नीचे बैठते नहीं बन रहा था। उन्होंने पतलून के गंदे होने की परवाह नहीं की, जमीन पर बैठ गए। जेब से उन्होंने एक छोटी बोतल निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। बड़े बाबू, मैं नशा नहीं करता, मैंने कहा। बड़े बाबू जोर से हो हंस पड़े। देवांगन बाबू और गौरहा बाबू भी हंसने लगे। बोतल से कमीज के टुकड़ों पे शराब उड़ेलने लगा तो बड़े बाबू ने कहा, बस बस, इतनी बहुत है। बोतल लेकर उन्होंने जेब में रख ली। चरोटा के एक सूखे पौधों पर एक कार्बन कागज उड़ता हुआ आकर अटक गया था।
हवा के जोर से वह बिल्कुल चिपका हुआ था। हवा साएं साएं की आवाज़ करती हुई चल रही थी। गौराहा बाबू से माचिस बार-बार बुझ जाती थी। बड़े बाबू ने गौराहा बाबू से माचिस ली और उन्होंने एक बार में ही कमीज़ के टुकड़ों की ढेरी में आग लगा दी। भग से लपट उठी। गौराहा बाबू चौंक कर पीछे सरक गए। हवा तेज चल रही थी, इसलिए ढेरी से अलग होकर एक दो टुकड़े बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें फिर आग में डाल दिया। रात को बादल गरजने लगे थे। बिजली भी कड़कने लगी थी। पानी गिरने की संभावना थी। हवा तेज चल रही थी। पत्नी ने कहा, पानी गिरेगा। गिरेगा तो अच्छा है, मैंने कहा। पानी गिरने की संभावना से हम लोगों ने सामान को समेटना शुरू कर दिया था। पत्नी से मैंने कहा, तुम चुपचाप पड़ी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी हल्के फुल्के सामान का धरना उठाना वही कर रही थी। हवा जब तेज हो गई तब पत्नी ने कहा, लगता है आंधी आएगी। आंधी ही आ जाए, कम से कम पूरी छत उड़ जाए। तब या तो झक मारी डॉक्टर से बनवाएंगे या इसे छोड़कर अपन कोई दूसरा घर लेंगे। डरना बिल्कुल नहीं, इससे बच्चे पर असर पड़ेगा। घबराहट लग रही हो तो और जोर से गहरी सांस लो, मैंने कहा। साड़ी और पेटीकोट ढीला कर वह जोर जोर से सांस लेने लगी। वह ज़्यादा से ज़्यादा जीवन देने वाली हवा को खींच रही थी। हाँफते हाँफते वह मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। जवाब में मैं भी मुस्कुराया। यह रचना थी विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित नौकर की कमीज। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही और रचना लेके फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।